अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक ऑडियो टेप गर्दिश कर रही है, उसकी बात करेंगे। इस लीक ऑडियो टेप में मुबैना तौर पर मरीम नवाज़ को परवेज़ रशीद से गुफ्तगू करते हुए सुना जा सकता है। गुफ्तगू में मरीम नवाज़ और परवेज़ रशीद की जानिब से जियो न्यूज़ के तज्जियाकारों पर इंतहाई नाजेबा अल्फाज में तनकीद की गई है। आपको सुनवाते हैं। पहले बात आपने उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब ने, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियां दी और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब जो हैं वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, और तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार बाबर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। हाँ। जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है, लेकिन चले गालम गलोच नहीं करता है। एक जैनमन सी वो जी गुफ्तगू ठीक करता है, गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हूँ जी। ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं लेता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी, लेकिन न्याजी, हाँ। इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है और उसका कॉलम भी बंद कर दिया और उसको हटा भी दिया जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको? जी, तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त ये होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करेंगे। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। ये मुबैना ऑडियो लीक आपने मुलाहिजा की। हम ये जानते हैं कि ये ऑडियो है नून लीग के दौर इक़्तिदार की है, और देखा ये भी गया है कि जब भी कोई पार्टी हुकूमत में होती है तो तनकीद कमी बर्दाश्त करती है, और आज़ाद सहाफ़ियों और इख्तलाफ़ राय रखने वालों के साथ इशूज़ उनके होते ही रहते हैं। लेकिन मौक़िफ़ से इख्तलाफ एक तरफ, लेकिन जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, क्या ऐसी ज़बान इस्तेमाल होनी चाहिए, ये बड़ा अहम है। आज हमारे साथ वो तमाम सहाफ़ी मौजूद हैं जिनका नाम इस मुबैना ऑडियो टेप में लिया गया है, यानी हसन निसार साहब, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब और मजहर अब्बास साहब। और साथ ही साथ हमें पैनल पर ज्वाइन करें हमारे रेगुलर पैनल का हिस्सा ट्यूसडे के रीमा उमर साहिबा और सुहेल वड़ाइद साहब भी। लेकिन पहले ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं जो टेप सामने आई है। भट्टी साहब, जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और आपसे मुतल्लिक बात की गई है, क्या कहेंगे? मैडम शेख, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि कुछ कहा जाए। ये लाइलाज मरीज़ हैं, इनके बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी चूँकि सवाल है तो उसके सवाल के जवाब में कहना चाहता हूँ कि मरीम नवाज़ साहबा, परवेज़ रशीद साहब, आपने मुझे घटिया और भौंकने वाला कुत्ता कहा, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बाकी स्कोर कार्ड नहीं है परवेज़ रशीद साहब, रिपोर्ट कार्ड है, और सत्तार बाबर नहीं है, बाबर सत्तार है। और दूसरा, आप कह रहे थे, इतराज़ कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे कि मैं घटिया बातें करता हूँ, गालियाँ देता हूँ। तो आप इस क्लिप में परवेज़ रशीद साहब क्या कर रहे थे? क्या वधिया बातें कर रहे थे और क्या गालियाँ नहीं हमें दुआएं दे रहे थे? ये ज़रूर सोचिएगा। दूसरी बात है, चलो हसन निसार और इरशाद भट्टी तो बुरे हो गए, भौंकने वाले कुत्ते हो गए जो आपके ऊपर बिठाए हुए हैं। हमारा लबो लहजा भी आपको ठीक नहीं लगता होगा, लेकिन अगर आपको बाबर सत्तार, मजहर अब्बास भी पसंद नहीं है तो इसका मतलब है उनसे भी आप मुतमईन नहीं हैं, तो फिर तो कमाल है सर, बहुत ही कमाल है। और अगर आप हफीजुल्लाह न्याजी साहब से भी मुतमईन नहीं है तो फिर तो आप मर्ज ला इलाज है सर। और दो बातें और मैडम शेख, रुकिएगा। दूसरे, हमने रिपोर्ट कार्ड में कभी गालियां नहीं दी मैडम शेख। आप कब से होस्ट कर रही हैं? अगर गालियां दे भी दें तो वो ऑन एयर नहीं हो सकती। अगर वो ऑन एयर खुदा न खास्ता हो जाएं तो चैनल की भी अपनी एक टीम है, पैमरा है और बहुत सारे हैं। तीसरी बात और आखिरी बात यह है कि मरीम नवाज साहबा, ये है आपकी जमहूरियत कि कोई हमारे हक में नहीं है, हमारे नुक्ता नज़र को कोई नहीं देखता, कोई बंदा वो नहीं है जिसे कहा जाए हमारा स्पोक्स पर्सन है, हमारे ऊपर भौंकने वाले कुत्ते बिठाए हुए हैं। ये है आपका आज़ादी इज़हार राय पर यकीन, यह है आपकी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन।
آپ تو چیمپئن بنے پھرتے ہیں ایک عرصے سے، کب سے نہ جانے کب سے، آزادی اظہار رائے، آزاد اور مضبوط صحافت کے. اور اس کے آخر پر میں اپنے چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اب فیل ہوتا ہے کہ کتنا دباؤ تھا اس چینل پر، مگر انہوں نے، میں آج اپنے اللہ کو حاضر ناظر کا جان کر کہتا ہوں کہ کبھی بھی مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا ہمارے چینل میں سے کہ آپ نے یہ بولنا ہے یا یہ نہیں بولنا. تو مہربانی سر، آپ نے اپنے چینل والوں کا شکریہ، اپنے ہیڈ آفس کا کراچی والوں کا. اور اب پرویز رشید صاحب اور مریم نواز صاحبہ، یہ حکومت بھی ہمیں اس طرح ہی سمجھتی ہے جیسے آپ سمجھ رہے تھے. یہ بھی یہی کہتے ہیں، آپ بھی یہی کہتے ہیں، اور بلاول صاحب تو کہہ ہی چکے ہیں کہ جو بھونکتے ہیں ان پر یقین نہ رکھو یا ان کو نہ سنو. تو آپ سب کا شکریہ، آپ سب کی محبتوں کا شکریہ، اور مجھے اپنے آپ پر فخر ہے، اور میں اس ایسے ہی کنٹینیو کروں گا، اور ایسے ہی جیرے بلیڈوں اور بنارسی ٹھگوں کو بے نقاب کروں گا. بھٹی صاحب ٹھیک ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب، نیائی صاحب کی طرف لے کے چلتی ہوں، وہ کہ ہم یہ کہہ تو رہے ہیں، رپورٹ کارڈ کے فورم پر بیٹھے ہیں اور ذکر بھی ہوا، لیکن جیو نیوز ان جنرل، جیو نیوز کی صحافیوں کی بات ہوئی ہے نیازی صاحب، اور پھر بات بھی ہوئی ہے کہ کالمز نہیں لکھنے دیے گئے اور پابندی لگائی گئی. کس طرح سے بات ہوئی ہے؟ آپ کا بھی ذکر آیا نیائی صاحب، کیا کہیں گے؟ ذکر اس پری وش کا، اور پھر میرا کیا بیان غالب. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ بھٹی صاحب فرما رہے ہیں کہ جیو کا شکر گزار کہ ان کا کبھی دباؤ نہیں رہا. کاش یہ میں بھی کہہ سکتا. اب وہ کہتے ہیں خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. کاش میں بھی کہہ سکتا کہ میرے پہ بھی کبھی کسی کا دباؤ نہیں رہا. اور یہاں پہ ہمارے بہت ہی قابل احترام عزیز بھائی سہیل وڑائی صاحب بیٹھے ہیں، تو جن کے ساتھ میرا خیال ہے کہ میری ساری محبت کے باوجود وجہ اختلاف یہی رہی ہے کہ کیا میں چھپا سکتا ہوں کیا نہیں. ظاہر ہے میں گالی تو میں بھی نہیں لکھ رہا تھا، لیکن جو میں لکھنا چاہ رہا تھا وہ مجھے نہیں لکھنے دیا جا رہا تھا. یہ جیو کا قصور نہیں ہے، پورے پاکستان کے اندر پچھلے 4-5 سال سے سکہ رائج الوقت تھا. حکومت نواز شریف کی ضرور تھی، لیکن جیو کو بین کیا گیا تھا پورے پاکستان سے نواز شریف صاحب کی حکومت کے اندر. پیمرا نے آرڈر ایشو کیا کیبل آپریٹرز کو کہ یہ غیر قانونی ہے، اور جس نے جیو کو نہ دکھایا ہم اس کا لائسنس کینسل کر دیں گے. چنانچہ میرا خیال تھا اوبے کیا گیا. میں میاں والی شہر گیا ہوا تھا اور وہاں پہ جیو نہیں آ رہا تھا، تو میں نے پوچھا کیبل آپریٹر سے کہ جیو کیوں نہیں آ رہا. انہوں نے کہا جی بند ہے. میں نے کہا وہ تو پورا حکومت پاکستان جس کا وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کھولو. وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب کو حکم دیا گیا، یہ بڑا اہم کام ہے، یہ آپ کے سوال سے ریلیٹڈ ہے، کھولو، لیکن وہ نہیں کھولنے دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ جی جو کچھ انہوں نے کہا ہے سوائے اس لینگویج کی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ نہیں کرنی چاہیے. پہلے تو مجھے ہے کہ ایسی لیکس کو ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. یہ کہ انہوں نے ٹی وی پہ نہیں کیا، یہ کہ اس طریقے سے فواد چودھری کا تھپڑ نہیں تھا جو 2 بڑے ہی ریناؤنڈ جرنلسٹ کو گندی گالیوں کے ساتھ دیا جو پبلک میں دیا گیا. یہ 2 بندوں کی کنورسیشن ہے، اور آن اے لائٹر نوٹ ہم کئی کنورسیشن میں اس طرح کی ایڈوانٹیجز لے لیتے ہیں. ہمیں غصہ بھی ہوتا ہے، مجھے بھٹی صاحب پہ بھی غصہ ہوگا بہت پیار محبت کے باوجود، اور ہو سکتا ہے کہ میں بھٹی صاحب کے ساتھ عام لینگویج میں کوئی فول بھی یوز کر جاؤں، لیکن وہ مین نہیں کر رہا. تو ایک غصے کی کیفیت ہے. انتہائی بے شرمی والا کام ہے جسے یہ لیکس کیے ہیں، اور یہ جو لیکس سے زمانے ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کون لیکس کر رہا ہے پاکستان میں. ان لوگوں نے 70 سال سے لیکس کے ذریعے پاکستان کو برباد کر کے رکھا ہے. یہ باز نہیں آتے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. یہ پھر چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی اور مسلم نون کی جو لڑائی ہے اس کو ہوا دی جائے. باقی یہ ہے جی کہ مجھے جو مجھے خوشی ہے کہ آئی ایم کمپلیٹلی ایکسونریٹڈ. جو بات ہے انہوں نے کون سی غلط بات کی؟ بھٹی صاحب اور حسن صاحب تنقید کرتے ہیں، میں نے کہا جی لینگویج ٹھیک نہیں تھی پرویز صاحب، لیکن کون سی بات غلط کی ہے؟ حسن صاحب کی طرف لے کے جاتی ہے اور حسن صاحب کا رد عمل اس کے اوپر جانتی ہوں. مظہر صاحب ان کے کامریڈ بھائی ہیں پرویز صاحب کے، وہ جانے اور مظہر صاحب جانے ہیں. ایک کامریڈ کا آپس کے تعلق ہے. باقی جو کچھ اب کرتے رہتے ہیں حسن صاحب کے پاس میں لے کے جانا چاہتی ہوں نیائی صاحب یہی چیز. لیکن یہ تو پتہ چل گیا نا، جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے کوئی مائی کا لال ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا. ٹھیک ہے نیائی صاحب، میں باقیوں کو بھی رد عمل کا موقع دیتے ہیں. نیائی صاحب حسن صاحب کے پاس لے کے جانا چاہتی ہوں میں. حسن صاحب لیکن جس طرح زبان استعمال کی گئی، I'm here for the wrong reason. یہ تھوڑا آپ کے پروگرام میں یہ لیکس لے آئی ہیں مجھے آج، جو میرے پہ آج جائز نہیں تھا آنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر.
سر آپ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے. اینی ویز چلیں حسن نثار صاحب کی طرف چلتے ہیں. حسن صاحب, جس طرح کی زبان استعمال کی گئی, آپ کا بھی نام آیا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایوری بڈی ہیز رائٹ ٹو بی رانگ, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں اس کو افسانہ بنا لیا ہے, روٹین کی بات ہے. ہمارے یہاں تو بہت غلیظ زبان استعمال ہوتی ہے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. کتے کی وفا تو مشہور ہے. اچھا, کم از کم ہم اپنے محسنوں کی قبروں کے رستے تو نہیں بھولتے. روٹین کی بات ہے, اس پہ کیا وقت ضائع کرنا. ویسے مجھے ایک بات بہت اچھی لگی, جب مریم اپنے پرویز انکل کو بہت مؤدب اور مہذب انداز میں ان سے گفتگو کر رہی تھیں. آئی ریئلی لائک دیٹ. کاش جنرل لہجہ بھی مریم کا اسی طرح کا ہو, خود ان کے لیے بہتر ہوگا. اچھا دیکھیں, مریم کا ایج یہ ہے کہ وہ خاتون ہے. پرویز رشید سے میرا پرانا تعلق ہے, اور اس کا ایج یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی کمیٹڈ ورکر اور نایاب آدمی ہے. پاکستان کی پالیٹکس میں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں وہ لوگ جو جن کا فائنینشیل ہائیجین کا یہ لیول ہو, جو اتنے دیانتدار ہوں. سچی بات سن لیں آخر پہ, میں لمبی بات نہیں کرتا. میں ایک دفعہ میرے گھر پہ بیٹھے تھے قاضی حسین احمد, تو میں گفتگو میں چونکہ گالی گلوچ حفیظ اللہ نیازی صاحب کو پتہ ہے بہت اچھی طرح, تو آئی سڈنلی ریئلائزڈ کہ یار میرے سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا قاضی صاحب آئی ایم سوری, میرے منہ سے ایک دو دفعہ. وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا حسن صاحب اپنے ٹپکل لہجے میں, تو کہتے ہیں حسن صاحب میں بھی جب پشتو میں بات کرتا ہوں تو گالی بکتا ہوں. سو ہمارا کلچر ہے, لیٹس ٹیک اٹ. ٹھیک ہے, مطلب اچھا کوئی ایشو نہیں ہے میرے نزدیک. خیر ہے, ٹھیک ہے, بالکل آپ کی رائے ہے, آپ کی رائے ہے, آپ کا رائے کا ہم احترام کرتے ہیں. مظہر عباس صاحب کی طرف یہی پوائنٹ لے کے جانا چاہوں گی. مظہر صاحب, پوائنٹ یہ بھی کہ دیکھا یہی گیا ہے کہ جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے وہ صحافیوں کے اوپینین سے متعلق ان کے اوپر تنقید کرتی ہے, الزامات لگتے ہیں. کیا یہ سمجھا جائے کہ مسلم لیگ نون بھی بالکل مختلف نہیں اس سے؟ اب میں منیر نیازی حسن صاحب کے پسندیدہ شاعر کا وہ شعر تو نہیں پڑھوں گا کہ شہر میں وہ معتبر میری گواہی سے ہوا, اور اس کا دوسرا مصرع تو بالکل ہی بھی نہیں پڑھوں گا, کیونکہ وہ دوسرا مصرع اس گفتگو پر بالکل بھی لاگو نہیں آتا. صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ بے نظیر بھٹو کو جب وہ پالیٹکس میں آئیں, ایکٹیو ہوئیں, تو انہیں ایک مشورہ دیا گیا تھا 77 کے بعد کہ اپنے انکل سے دور رہیے گا, اور آہستہ آہستہ انہوں نے انکل سے جو ہے وہ نجات حاصل کر لی پالیٹکس میں. میں حسن صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ میں ان پر تنقید کرتا ہوں, اور میں اپنے ایک ایک الفاظ پہ اسٹینڈ کرتا ہوں. میں نے ان پہ جو بھی تنقید کی, میں نے پیپلز پارٹی پہ جو بھی تنقید کی, میں نے پی ٹی آئی پہ جو بھی تنقید کی, میں نے کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے جب بھی تنقید کی ان بائزڈ ہو کے تنقید کی, کیونکہ میرا کبھی بھی کسی کی طرف سے وہ ٹلٹ نہیں رہا. ہاں میرے خیالات اپنے ہیں, خیالات پروگریسو ہیں, روشن خیالات ہیں, ان پہ مجھے فخر ہے, میں نے کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتا, لیکن میں نے کبھی بھی کسی پر وہ نہیں کی. تو ان کو بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ مجھ پہ تنقید کریں. باقی تربیت کا مسئلہ ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں, کتے کی انسلٹ کر سکتے ہیں وہ کہ کتے بھونک رہے ہیں, یہ الفاظ وہ استعمال کر سکتے ہیں, یہ الفاظ جو ہے دوسری پارٹی کے لوگ کر سکتے ہیں. بلاول بھٹو کے حوالے سے بھی بعد میں انہوں نے وضاحت ضرور کی, لیکن ان کے حوالے سے بھی آیا, اور بھی کئی چیزیں ہوئیں. پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم کچھ اور ہے. مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ کیرٹ اور اسٹک والا ہے. آپ دیکھ لیں سیف الرحمان کے ذریعے انہوں نے کیا کچھ نہیں کروانے کی کوشش کی تھی, اور اسی جنگ اور جیو کے حوالے سے, جنگ کے حوالے سے, اس وقت تو جیو نہیں تھا, ایڈیٹرز کے خلاف ان کی سرویلنس, ان کے آڈیو ٹیپ وغیرہ وہ کرنا, ان کو تھریٹس کرنا, کس کو نہیں کیا گیا. اور باقی ان کا رائٹ ہے, وہ میری تنقید کے جواب کو, ہاں میں اسپن کرتا ہوں اس لیے کہ میں رہا ہوں لیفٹ آرم لیگ اسپنر, لیکن میں اپنی باتوں پر اسٹینڈ کرتا ہوں,
अपनी तनकीद पे स्टैंड करता हूं। अगर मुझसे गलती होती है तो मुझ में इतनी करेज है कि मैं उस पर माजरत करूं, और मैं कर चुका हूं कई मरतबा, जियो पे नहीं। लेकिन आज मुझे सबसे ज्यादा फख्र रिपोर्ट कार्ड पर है। आज मुझे सबसे ज्यादा फख्र यह है कि हमें उन लोगों ने नामोतबर कहा कि जिनकी अपनी गवाही जो है वो बड़ी डाउटफुल है। तो मुझे बिल्कुल भी जरा सी भी परेशानी नहीं हुई। अल्फाज का इस्तेमाल है, मेरी तरबियत ऐसी नहीं रही है कि मुझे कोई इन अल्फाज में याद भी करे तो मैं उसका जवाब उस अंदाज में दूं, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूं वहां ये तरबियत है ही नहीं, वहां ये जबान इस्तेमाल हो ही नहीं सकती। ठीक है। तो मुझे तो कभी भी कोई फिक्र नहीं रही उसमें, लेकिन इनको जरूर सोचना चाहिए ठीक है कि इस तरीके से पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ती। तनकीद, और इसमें तमाम जमातों के मुकाबले में, और मेरा ख्याल है यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो इस चीज की गवाही देंगे कि इस मामले में पीपल्स पार्टी का निस्बतन बहुत बेहतर रवैया रहा है। मीडिया के हवाले से जो जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, अच्छा, आपने दीगर तो हमारे यहाँ जनरली आप दीगर पार्टीज की बात करें तो रद्द अमल भी आ रहा है इसके ऊपर मज़े साहब। इसके ऊपर रद्द अमल भी आ रहा है। रीमा की तरफ मैं थोड़ा सा लेके चलना चाहूंगी। आप चारों का तो रद्द अमल हमने जाना, लेकिन रीमा, फवाद चौधरी ने भी इसके ऊपर रद्द अमल दिया है। वो कहते हैं कि जी ये एक तरह से वही बात है जो हम करते हैं, मीडिया मैनिपुलेशन, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जो रीसेंट ऑडियो टेप आई है जो हमने सुनवाई भी, क्या समझती हैं आप इस बारे में? जी शुक्रिया लीना। अच्छा, मेरा इस पे जो मौक़िफ़ है वो थोड़ा सा शायद अनपॉपुलर है, शायद इसलिए भी कि मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, तो मुझे नहीं मालूम किस तरह इस तरह की तनकीद को सहाफ़ी जो हैं वो लेते हैं। लेकिन मेरी नज़र में एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, चाहे वो पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, उसको आप किसी पब्लिक डिस्कोर्स से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप किसी की प्राइवेट जिंदगी में प्राइवेट फोन कॉल्स जो हैं वो आप रिकॉर्ड करेंगे, उनके कमरों में कैमरास लगाएंगे, तो बहुत सी चीजें हैं जो आप सुन पाएंगे, देख पाएंगे, जो उनकी जाती जिंदगी है, उनकी जाती कॉन्वर्सेशन है। और मेरी नजर में मीडिया फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लीडर्स हैं, वो हर सहाफी की इज्जत करें और अच्छे अल्फाज में उनके बारे में बात करें। तो अनलेस वो पब्लिक में कर रहे हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है वो फर्क है। तो पहली बात मेरे लिए ये, इसको मैं डिस्टिंग्विश करूंगी इस कॉन्वर्सेशन को जो हम पब्लिक में बात सुनते हैं उससे। दूसरी चीज अलीना, PMLN का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमें इस कॉन्वर्सेशन से तो उसके बारे में कुछ खास पता नहीं लगता। वो तो और बहुत सी चीजें हैं जो उन्होंने की हैं जब वो हुकूमत में थे, जो हमें दिखाती हैं वो कोई मीडिया फ्रीडम या मीडिया की आजादी के कोई चैंपियंस नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो अब सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, वो PMLN ने ही बहुत फख्र से पास किया था। तो हमें तो मालूम है उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है, लेकिन ये प्रूफ मेरी नजर में नहीं है उस चीज का जिसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं। तीसरी बहुत अहम चीज अरीना, कि इस तरह की बात करना एक पॉलिटिकल पार्टी का, उनके पसंदीदा नापसंदीदा सहाफी हो सकते हैं, कमेंटेटर्स हो सकते हैं, उनको इस राय का हक होना चाहिए। लेकिन मसला क्या है कि वो किस हद तक डिक्टेट करते हैं टीवी चैनल्स को, मीडिया को, कि वो अपनी जो पसंदीदा सहाफी है उनको प्लेटफॉर्म दें और जो उनको नहीं पसंद उनको डी प्लेटफॉर्म करें। किस हद तक वो ये जो अपनी ख्वाहिशात है उनको प्रैक्टिकल तौर पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो अब अगर आप देखिए जिन सहाफियों का उन्होंने नाम लिया वो अभी भी इस वक्त इस शो पे हैं। एक जैसे हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने कहा, उनके ऊपर असरअंदाज शायद नजर आता है कि कुछ हद तक जो दूसरी पार्टी है वो हुई है। तो ये भी हमने देखना है कि अपनी राय तो हर कोई रख सकता है, लेकिन उसको डिक्टेट करवाना वो कौन करता है, और यहाँ पे पाकिस्तान में उसका क्या रिकॉर्ड रहा है। आखिरी बात, जो हुकूमत में होता है खास तौर पे, उसको तो बिल्कुल नहीं पसंद होता कि उसके खिलाफ कोई बात करे। तो मेरा ख्याल है ये हम जो है ये नून लीग के टाइम में भी देख रहे हैं, अब भी हम देख रहे हैं। लेकिन फिर वही बात कि कौन है जो एक्चुअली मीडिया चैनल्स जो है उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और आखिरी बिल्कुल बात है, मेरा ख्याल है रिपोर्ट कार्ड पे बात हो चुकी है, लेकिन जियो पे इल्जाम लगता है कि उनका टिल्ट है
इस कॉन्वर्सेशन ने मेरा ख्याल है जियो को विंडिकेट किया है, क्योंकि जिस पार्टी के साथ जियो को जोड़ा जाता है वही पार्टी जियो से इतनी नाखुश नजर आती है। तो फिर इसका मतलब है जो वैलिडेट हुआ, जो विंडिकेट हुआ, वो तो जियो हुआ। सुहेल वराइद साहब, यही पॉइंट आपके पास लेके आना चाहूंगी। अब तासुर यही जाता है और देखा भी यही गया है कि जो भी हुकूमत आई, खा वो किसी भी जमात की हो, हमेशा मीडिया से मुतल्लिक जो वहाँ पर आवाज़ें होती हैं उनके ख़िलाफ़ होती हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, सख्त ज़बान भी इस्तेमाल की जाती है। कई दफ़ा हमने देखा है कि पाबंदियाँ भी लगाई जाती हैं। तो क्या अब ये इस्टेब्लिश हो गया कि कोई मुकद्दस गाय नहीं और अक्रॉस द बोर्ड तमाम जमातें ही मीडिया के ख़िलाफ़ ये चीज़ करती हैं, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़? टू बी जेन्युइन, मेरा ख्याल है कि ये जो कन्वर्सेशन है ये हकीकत हाल जो है उसकी अक्कासी करती है कि बावजूद इसके कि ये इल्ज़ाम लगता था जियो पे कि ये मुस्लिम लीग नून की तरफ टिल्ट है, इसके बावजूद भी 3 या 4 ऐसे लोग रिपोर्ट कार्ड पे ऐसे बोलते थे जिससे कि नून लीग खुश नहीं थी और ओवरऑल भी खुश नहीं थी। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो इससे बिल्कुल मैं रीमा उमर साहब से इत्तफाक करूंगा कि जियो विंडिकेट हुआ है, जियो वैलिडेट हुआ है, सहाफ़ी वैलिडेट हुए हैं, सहाफ़ी विंडिकेट हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि बहरहाल ये भी हक उन्हें हासिल था, हक हासिल है कि वो कमेंट करें, लेकिन जिस तरह की जिस लेवल की गुफ्तगू उन्होंने की है और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये मुनासिब नहीं है। चाहे ये प्राइवेट गुफ्तगू में भी किए जाएं, मुनासिब नहीं है। इससे एक ज़हनी सेहत का और एक अंदाज़े फ़िक्र जो है उसका अंदाज़ा होता है। ये अंदाज़े फ़िक्र ठीक नहीं है। अपने मुखालफों को भी एहतराम देना चाहिए और अपने जो मुखालिफ हैं उनको भी इतनी अपने अंदर गुंजाइश पैदा करनी चाहिए कि उनको भी आप सुन सकें। तो यही चीज़ लैक करती है। मौजूदा गवर्नमेंट में भी यही चीज़ लैक करती है। हमें पता है कि अब भी प्रेशर हैं और यही पिछली गवर्नमेंट में भी लैक करती थी। इस दफ़ा ये ज़्यादा प्रेशर है, पिछली दफ़ा भी थे प्रेशर लेकिन कम थे। तो ये चलता रहता है सिलसिला, लेकिन जाहिर है टीवी चैनल्स और अखबारात के जो मालिक हैं, एडिटर हैं, वो इस दबाव को सहने के आदी हैं और इसको दबाव को सह कर भी अपनी जर्नलिज्म जो है वो जारी रखते हैं। ठीक है जी। जिस तरह के हमारे तमाम पैनलिस्ट ने रद्द अमल का भी इजहार किया, साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि खा वो कोई भी हुकूमत हो, जो तनकीद करते हैं उनके ऊपर सहाफ़ी, हमेशा से ऐसी आवाज़ें उठती रही हैं हुकूमत के अंदर से कि उनको नापसंद किया जाता है, उनसे खुश नहीं होते, इल्ज़ाम भी लगते देखे हमने, पाबंदियाँ भी लगती हुई देखी हैं। और इसके ऊपर जो हालिया ऑडियो टेप आई है, हमारे तज्ज़ियाकार जो कि उस ऑडियो टेप में मौजूद थे, उन्होंने अपना रद्द अमल भी ज़ाहिर किया। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, दूसरे सवाल के साथ उसके बाद आते हैं। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई का 7 साल से इसकी समाअत हो रही है और हाल ही में स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करवानी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो कि उसके कुछ हिस्से मंजर आम पर आए हैं। बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं इसके अंदर। आगे इलेक्शन कमीशन तो इसके ऊपर कार्रवाई करेगा, लेकिन अभी तक का हमारा सवाल ये कि क्या इसके सियासी मुज़बिरात हो सकते हैं? क्या ये जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है और फिर इलेक्शन कमीशन का मुमकिना फैसला वो असरअंदाज हो सकता है पीटीआई को? क्या वो पीटीआई को नुकसान पहुंचा सकता है? इरशाद भट्टी साहब, क्या मौक़िफ़ है आपका इसके ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए पीटीआई का मौक़िफ़ को सिर्फ इसने ख़तरनाक साबित नहीं हुआ। फॉरेन फंडिंग केस में तो हमें पहले दिन से पता चल रहा था कि जिस तरह पीटीआई इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट के ख़िलाफ़, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, फिर आगे दोबारा इलेक्शन कमीशन, फिर उसके बाद डिले, फिर उसके बाद वकील का तब्दील करना, फिर उसके बाद वकीलों का ना आना, फिर उसके बाद पेशियों पे ना आना, फिर उसके बाद रिकॉर्ड मुतलका ना देना, फिर उसके बाद लंबी, तो ये सारा कुछ जब हो रहा था तो पहले दिन से ही पता था कि कुछ दाल में काला है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स साबित होगा। लेकिन जी बिल्कुल होगा, लेकिन राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ रहा था। ठीक है जी, लेकिन पीटीआई के लिए इससे भी बड़ा खतरनाक ये है कि वो बिला इम्तियाज एहतसाब नहीं कर सके और वो जो 7 बड़े स्कैंडल्स हैं, अच्छा ठीक है, और जो उनके काबीना में बैठे हुए वजीर हैं उनके खिलाफ जिन पर मुबैना तौर पर इल्जाम हैं, उनके खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकते। हम सियासी मंजरनामे को मद्देनजर तो रख रहे हैं, लेकिन रीमा आपसे इसका कानूनी पहलू भी थोड़ा सा जानना चाहूंगी, उसको भी मद्देनजर रखते हुए क्या खतरनाक साबित होगा पीटीआई के लिए?
अलीना मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, जो डिटेल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी कि एग्जैक्टली जो एलिगेशंस लग रही हैं वो किस चीज़ की हैं, कौन सा जुर्म है जो साबित होता है, कौन सा ऑफेंस है जो साबित होता है, कौन सी वायलेशन है इलेक्शंस एक्ट की जो साबित होती है। क्योंकि पहले जब बात होती थी इस केस के बारे में वो फॉरेन फंडिंग के ऊपर ज़्यादा होती थी कि पीटीआई ने फॉरेन फंड्स लिए हैं जो प्रोहिबिटेड फंड्स हैं, और उसकी तो सज़ा जो है या उसके कॉन्सिक्वेंसेस इलेक्शंस एक्ट में लिखे हैं कि वो जो फंड्स हैं वो कॉन्फिस्केट हो जाते हैं। फिर दूसरी बात ये होती थी कि क्या वो इतने सब्सटैंशियल फंड्स हैं कि क्या पीटीआई फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी। इसमें मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि फॉरेन एडेड को इतना ब्रॉडली नहीं आप इंटरप्रेट कर सकते, और वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका कार है। उसका कॉन्सिक्वेंस होता है कि पार्टी डिसॉल्व हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस जाने के बाद, तो वो मुझे नहीं लगता था इस केस में अप्लाई होता है। तीसरे कॉन्सिक्वेंसेस इसके ये थे कि क्योंकि इमरान खान साहब पीटीआई के हेड हैं, सॉरी ये इंपॉर्टेंट बात है, इसी पे सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन भी हुई थी, उन्होंने क्योंकि कहा कि पीटीआई के सारे जो फंड्स हैं वो लॉफुल हैं और उन्होंने ये गलत डिक्लेरेशन जो है वो दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है इलेक्शन कमीशन की वो सादिक और अमीन नहीं है। इस पे भी मुझे एतराज है कि आप सादिक और अमीन इस्तेमाल करके पॉलिटिशियंस को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो ये पहले बात होती थी। अब जो अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स की बात हुई है उस पे तफसील में जाना होगा कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं इलेक्शंस एक्ट में हो सकते हैं। लेकिन रीमा एक चीज वाजे कर दीजिएगा, आपके ख्याल में सादिक और अमीन वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि वो कह सकती है इमरान खान के खिलाफ एक्शन ले सकती है? अलीना, जो हनीफ अब्बासी साहब का केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पे हतमी फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा पहले इलेक्शन कमीशन है वो फैसला करेगा, तफसील में जाएगा, फिर हम देख सकते हैं कि 62(1)(f अप्लाई होता है कि नहीं। लेकिन मसला ये है अलीना कि आप 62(1)(f को सुप्रीम कोर्ट की जो जूरिस्प्रूडेंस है वो काफी इनकंसिस्टेंट रही है। कभी उन्होंने कहा है हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ करप्शन पे करेंगे, कभी उन्होंने उसको मुख्तलिफ तरह से इंटरप्रेट किया, तो हमें नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट देखना होगा इंटरप्रेट करेगी। ठीक है जी, लेकिन इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। हसन निसार साहब, एक ऐसी पार्टी के लिए जिसने बड़े बड़े दावे किए इससे मुतल्लिक, क्या सियासी मज़मरात आपको लगते हैं? लेकिन मुझे कोई नहीं लगता, इसलिए कि देखो इलेक्शन कमीशन का फैसला अगर बिलफर्ज असरअंदाज हुआ भी तो बहुत ही महदूद और ना होने के बराबर होगा, और इसकी सादा वजह है कि हमारे यहाँ सियासत में लॉजिक नहीं लब फेयर होता है। शख्सियत परस्ती हमारे इज्तमाई किरदार का मेरा ख्याल है सबसे ख़तरनाक हिस्सा है। वो आवे आवे जावे जावे, ये शेर है, वो बघियाड़ है, वो चीता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वरना आज नवाज शरीफ एंड कंपनी का जो जहाँ भी जो ग्राफ है यहाँ होना चाहिए, साफ नज़र आ रही हैं बेशुमार चीज़ें, लेकिन नहीं, जिसके साथ इश्क है वो अंधा है। ठीक है, अभी आपने शख्सियत परस्ती की बात की हसन साहब, तो कल ही वज़ीर आज़म ने कहा है कि आपका ब्रांड, यानी तर्जुमानों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा है आपका ब्रांड मैं हूँ। लेकिन आज जो इंकशाफात हुए हैं इनकी रोशनी में क्या ये ब्रांड मुतासिर हुआ, क्या पीटीआई मुतासिर हुई? एक ब्रेक के बाद बाकी तज्जियाकारों की राय। स्क्रूटनी कमेटी ने जो आज इंकशाफात किए हैं पीटीआई के बैंक अकाउंट से मुतालिक, उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सुहेल वड़ायत साहब, क्या आपको लगता है पीटीआई के लिए सियासी मंजरनामे पर खतरनाक हो सकता है? एक धचका तो जरूर है, और उनके अकाउंट्स में एक बैड एंट्री है जो कि इससे पहले डस्का वाली बाय इलेक्शन की एक बैड एंट्री हो चुकी है, दूसरी ये बैड एंट्री हो चुकी है। जबकि पीटीआई का जो अकाउंट था अदालतों के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, फैसलों के हवाले से वो बड़ा साफ था, लेकिन अब उसके अंदर दो बैड एंट्रियां हो चुकी हैं। और सियासत में जब बैड एंट्रियां होनी शुरू हो जाएं तो एक परसेप्शन बदल जाती है, और एक वैसे तब्दीली की अफवाहें गर्म है, उसके साथ ये बैड एंट्रियां, ये कोई अच्छा शगुन नहीं है पीटीआई के लिए। नियाजी साहब, मुझे दो फिक्रे कहने थे। एक तो मैं हसन निसार साहब की, जो हमेशा से मुझे पता था कि बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परवेज़ रशीद साहब को हैंडल किया है, मेरे ख्याल परवेज़ रशीद साहब उनके मुकाबले में बहुत छोटे हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा अपने आप को साबित किया है कि वाकई वो बड़े आदमी हैं। मैं उनको ये अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरा ये है कि एक चीज़ थी जिसमें फ़िक्रा था कि जी मेरे ऊपर कोई पाबंदी है, तो मेरे कोलीग्स ने उसको छेड़ा तक नहीं है, यानी कि उनके नज़दीक शायद जायज़ था। और इसके अलावा भी कई टीवी जो प्रोग्राम्स हैं उन पे मैं बैन हूँ पिछले 3-4 साल से, तो और ये हकीकत है। और ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी बैन था, और अभी भी वहाँ पे मुझे इजाज़त नहीं, मुझे 200 बताते हैं।
जहाँ तक आपकी फॉरेन फंडिंग केस है, देखिए जी बात यह है कि ये सर बात की है हमारे बाकी एनालिस्ट ने भी बात की है, नहीं मेरे बारे में नहीं कहा कि जो उन्होंने कहा ना उसको थोड़ा चशपुश रही है कि मैं उनको कॉलम भी बांध रहे हैं और बाकी भी। बहरहाल तो ये मैं तवक्को करता था कि वो उस पर जरूर एहतजाज करेंगे कि ये अगर ये हुआ है तो क्यों हुआ है। अगर जिक्र तो ये भी था ना, लेकिन किसी ने नहीं छेड़ा। तो इमरान खान की तरह कि मैं ब्रांड हूँ तो मुझे ही बताना पड़ा कि मैं भी एक ब्रांड हूँ, तो मुझे मेरा जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने भी बेचारों ने कहना पड़ा मैं ब्रांड हूँ मेरा जिक्र करो, तो मैं भी ब्रांड हूँ मेरा जिक्र करो। एनीवे तो लेकिन असल में चीज़ है कि हसन निसार साहब को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी आपके न्याजी ब्रांड की जो दूसरी जो सिस्टर ब्रांड है, जो गदर ब्रांड है, उस वक्त न्याजी मैं था। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि उस वक्त न्याजी सिर्फ मैं था। उस वक्त मैं सिर्फ न्याजी मैं था। देखा उन्होंने तो न्याजी के बाद नहीं एक न्याजी साहब एक जुमला जी सर। मैं इस तासुर में था आज तक जी कि आप खुद विथड्रॉ कर गए हैं और मुझे ये बताया भी नहीं। ये अपने ही लोगों से तो बात साहब ये एक बैठा हमारा मेरे मुताबिक तो किसी ने कहा कि वो इसके बाद मैं थोड़े वाक़े सुना दूं। एडिट किया जब जियो का वाक़या हुआ तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि तुम मेरे टीवी प्रोग्राम में 4 दिन के लिए आ जाया करो। उन्होंने टाइम भी दे दिया। जब जाने लगा तो मुझे हंसने लगे, कहते मुझे तो मेरे मैनेजमेंट ने कहा है कि हमारे टीवी के ऊपर जियो नहीं एक और टीवी थे और मेरे और आपके गहरे दोस्त पाकिस्तान के बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि 4 दिन आप मेरे प्रोग्राम में आ जाया करो। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी तो सख्ती से मना है सारे एंकर्स को कि फिजुल्लाह न्याजी को नहीं लेना। खैर एनीवे इंपॉर्टेंट ये जो मुझे 2 फिक्र कहने हैं फॉरेन फंडिंग केस पे। देखें जी, जैसे रीमा ने कहा कंसीलमेंट और मिस डिक्लेरेशन। दूसरी बात ये है आज भी तारीख मांग रहे थे, इमरान खान साहब की ट्रांसपेरेंसी कहाँ गई। तीसरी बात यह कि कल ही उन्होंने कहा कि मैं दयानतदारी का ब्रांड इसको आम करो। आज फॉरेन फंडिंग केस है, सोहेल राय साहब कह रहे हैं बहुत बड़ा धचका लगा है क्योंकि इमरान खान 6-7 साल से नासिर तलाशी दे रहे हैं और इस केस को जैसे हैंडल किया उन्होंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रुकवाने के लिए, इससे मेरा ख्याल है कि लोगों को इमरान खान साहब की असलियत पता चल जानी चाहिए थी। मज़े साहब क्या आपको भी यही लगता है ब्रांड इमरान खान को, ब्रांड पीटीआई को धचका लगा है स्क्रूटनी कमेटी के इंकशाफात से? देखिए इस सिलसिले में मैं बहुत सी चीज़ें जानता हूँ। ये बेसिकली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि अनडेमोक्रेटिक हैं, तो कोई हिसाब किताब होता नहीं है, कोई पार्टी के अंदर इलेक्शंस नहीं होते, कोई मेंबरशिप रसीद नहीं देखी जाती, कोई ये नहीं चेक किया जाता कि हर साल आप अकाउंट जो है वो पार्टी की जनरल बॉडी में पेश करते हो। जनरल बॉडी नहीं होती, पहले सेंट्रल कमेटी थी, अब कोर कमेटी बना दी गई है, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये चीज़ें तो कभी ना कभी होनी थी। ये जो पीटीआई का मामला था ये मुझे याद है उस ज़माने में जब ये पार्टी की मेंबरशिप वगैरह हो रही थी, पार्टी के इलेक्शंस का भी पीरियड आया 2013 में जब कोशिश की गई, उस वक्त आरिफ अलवी साहब से मेरी काफ़ी डिस्कशन होती थी और उनकी बातों से मुझे तासुर ये मिलता था और वो खुद भी ये बात कहते थे कि जिस तरीके से लोग फंड्स भेज रहे हैं, जिस तरीके से अकाउंट्स भेज रहे हैं वो पार्टी के फंड्स में आ रहे हैं और उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जा रहा। ये वो खुद कहते थे कि मैंने उनसे गुफ्तगू की है और कई मर्तबा की है और जाहिर है उसमें वो ये कहते थे कि हमें इसको और मैनेज करना चाहिए। फिर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और उसके बाद फिर वजीर आजम ने खुद भी तो डिक्लेयर किया, खुद हलफनामा जमा करवाया कि जो भी हो रहा है मुझे पता है, ऑडिटेड है। तो क्या आपको लगता है इम्प्लीकेशंस होंगे अब इसके? पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन पॉइंट स्कोरिंग होगी। जाहिर है पीटीआई जब 7 साल ये केस चला तो उससे बाय डिफॉल्ट, देखिए बाय डिफॉल्ट ही वो हो गया ना। सिर्फ एक जुमला मैं कहूंगा, नहीं कि ऑप्शन ले रहे हैं मजहर अब्बास साहब, ये जो ब्रांड, हाँ लेकिन ये ब्रांड वाली बात जो है ना, इमरान खान हर दौर में एक ब्रांड रहे हैं। क्रिकेट के दौर में वो क्रिकेट का ब्रांड रहे, ग्लैमर की दुनिया का वो एक अलग ब्रांड रहे और पॉलिटिक्स का वो एक अलग ब्रांड रहे। ठीक है, ओके मज़हर साहब। मेरे 2 एनालिस्ट यहाँ पर नहीं की ऑप्शन ले रहे हैं। उनको लगता है कि पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए जो इलेक्शन कमीशन का मुमकिन फैसला है या फिर ये स्क्रूटनी कमेटी के इंकशाफात ख़तरनाक नहीं होंगे। बाकी तमाम एनालिस्ट हाँ की ऑप्शन देते हैं। आप अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया पर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।